नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आपके लिए लेकर आए हम सुप्रीम एग्जिट पोल, मतलब 3 दिसंबर नतीजों से पहले आज आपको नतीजों का सबसे सटीक अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि यहां पर आंकड़ों के जरिए एक क्लियर तस्वीर जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। और आंकड़े आप तक कैसे पहुंचाएंगे, आप ये देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन, इसमें हर तरफ ये जो पट्टियां आपको दिख रही हैं, ऊपर की तरफ ये जो टॉप बैंड आपको दिख रहा है, यहां पर ये 5 चुनावी राज्य, इनमें सबसे बड़ा राज्य 230 विधानसभा सीटों वाला मध्य प्रदेश। तो टॉप बैंड में लगातार मध्य प्रदेश का आंकड़ा जैसे जैसे खुलेगा आपके सामने आता जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें, बीजेपी, कांग्रेस, अदर्स, सबके सामने 0-0 आपको नजर आ रहा है। और जैसे जैसे नंबर आएगा, नंबर यहां पर ऐड होता जाएगा। इसके अलावा दाईं और बाईं और मेरी जो आप 2 पट्टियां देख रहे हैं, यहां पर जो 4 अन्य राज्य हैं, उनके आंकड़े जैसे जैसे खुलेंगे वो यहां जुड़ते जाएंगे। और खास तैयारी हमने आपके लिए की है, ये 2 राज्यों के लिए जो पट्टियां हमने साइड में बनाई हैं, उनके बीच में जो जगह है, यहां पर रीजन वाइज आंकड़ा हर राज्य का आपके सामने होगा। फिलहाल आप देख रहे हैं ना, नीचे पट्टी पर चल रहा है मध्य प्रदेश मालवा रीजन, उसका आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश बघेलखंड रीजन, 56 सीटें हैं। आमतौर पर यह रीजन बीजेपी को बढ़त दिलाता आया है। तो इस बार क्या होने वाला है, आंकड़ा क्या बताएगा सुप्रीम एग्जिट पोल का, आपके सामने होगा। और मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रदीप सौरभ जी, राकेश शुक्ला जी, अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही रामकृपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल में। मैं चर्चा शुरू करूंगी और वो आंकड़ा जिसके लिए अभी 30 मिनट से भी कम का इंतजार है, वो आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे कैसे, एबीपी न्यूज ने क्या खास तैयारी की है इस बार सुप्रीम एग्जिट पोल के आंकड़े आप तक पहुंचाने के लिए। सीधे डेटा सेंटर लेकर चलती हूं आपको, शीरीन बताएंगी आपको क्या है तैयारी बड़ी। शीरीन। बिल्कुल रोमाना, कुछ इसी तरीके से देखिए, हेलीकॉप्टर में सवार हैं हम और यहां से हम आपको दिखाएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे वो आंकड़ा इस वक्त आखिर वो किस तरीके से बताएगा कि क्या अनुमान है, यानी कि क्या हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं इस खिड़की से बाहर आपको पूरा शहर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो या फिर तेलंगाना, हर एक राज्य का आंकड़ा दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि आप इस वक्त जो शहर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का शहर है और भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसे ये देखिए 230 सीटें मध्य प्रदेश की। और कुछ इस तरीके से आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। अभी आपको सारा शून्य दिखाई दे रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अदर्स हो। थोड़ी देर बाद जब वो पूरा आंकड़ा हम आपके सामने रखेंगे तो बताएंगे कि किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की 230 सीटें। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ की भी बात होगी और कुछ इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो आप इस तरफ देखिए, बस्तर का चित्रकोट फॉल देख रहे हैं और यहां पर हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ 90 सीटें और इन 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा थोड़ी देर में आपके सामने होगा। कुछ इस तरीके से 90 सीटों में से किसके पास कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, इस सुप्रीम एग्जिट पोल में हम आपको बताएंगे। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में कितना नंबर यहां पर बैठेगा 90 सीटों का, ये पूरा आंकड़ा आपके सामने थोड़ी ही देर में हम रखेंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अब बात राजस्थान की हो रही है। ये देखिए, आप राजस्थान का नजारा भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और राजस्थान में ये जयपुर का हवा महल इस वक्त आप देख रहे हैं और यहीं पर मैं आपको आंकड़ा थोड़ी देर में दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके से 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले गए हैं और अभी आंकड़ा जो है वो किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में जाएगा, ये भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। और ये एग्जिट पोल बताएगा एक अनुमान कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या हो सकते हैं। नतीजों की पूरी पिक्चर इस अनुमान से जो है वो क्लियर हो जाएगी और ये बताने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं रोमाना के पास। तो आपने देखा तैयारी कितनी बड़ी है, तैयारी कितनी शानदार है और कितने दिलचस्प तरीके से हर आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आप जानते हैं शाम के 5 बज चुके हैं, मतलब तेलंगाना में जहां मतदान हो रहा था शाम 5 बजे तक मतदान होना था और तेलंगाना में 119 सीटों पर वोटिंग खत्म। वोटिंग लाइन में लगे लोगों को जरूर इजाजत रहेगी कि वो अपना वोट डाल पाएं, लेकिन अन्य किसी और को
अब लाइन में लगने की इजाजत नहीं होगी। तेलंगाना में दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आ चुका है। दोपहर 3 बजे तक तेलंगाना में 52% वोटिंग हुई है और 2018 की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में 73.3% 73.3% वोटिंग हुई थी। तो इस बार 3 बजे तक का आंकड़ा 52% का क्या जो टोटल आंकड़ा आएगा इसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। और आपको बताती चलूं, आधे घंटे से भी कम का इंतजार बाकी है, क्योंकि ठीक शाम 5:30 बजे सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा जो आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलती हूं। तेलंगाना से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आप देख रहे हैं इस वक्त, आशीष भी और वीरेश पांडे भी जुड़ गए। सबसे पहले आशीष के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं आशीष से कैसा रहा मतदान। आशीष जी, अगर मतदान की बात करें तो धीमी गति से शुरू हुआ है। करीब 52% मतदान 3 बजे तक। उम्मीद की जा रही है कि 70% का आंकड़ा क्रॉस करेगा। अंत होते होते मतदान की जब फाइनल एंडिंग होगी करीब 70% से ज़्यादा मतदान होगा। लेकिन इस बार भी पिछले कई चुनावों की तरह हैदराबाद ने लोगों को डिसअपॉइंट किया, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिसअपॉइंट किया है। हैदराबाद में इस बार भी काफ़ी कम प्रतिशत में मतदान देखा गया है। खासतौर पे चार मीनार है वो ऐसा इलाका है जहां पर बामुश्किल 20% मतदान हो पाया था 3 बजे के आसपास तक। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। हैदराबाद जो अर्बन एरिया कहा जाता है वहां पर छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच में मतदान संपन्न हुआ है। बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ 25 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और पहला नंबर सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा 25 मिनट के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। इस बीच जल्दी से वीरेश के पास लेकर चलते हैं। वीरेश, बहुत उत्साह मतदाताओं में इस लिहाज से नजर नहीं आया तेलंगाना में कि नंबर उतने उत्साहवर्धक नजर नहीं आ रहे अभी तक वोटिंग परसेंटेज के। मुद्दा आपकी नजर में कौन सा ज्यादा प्रभावी वहां पर नजर आया लोगों के बीच? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने बीआरएस के पूरे परिवार पर निशाना साधा है, परिवारवाद पर निशाना साधा है, केसीआर पर निशाना साधा है और साथ ही साथ कविता पर, उनके बेटे पर तमाम परिवारवाद का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, साथ ही साथ अनियमितता का आरोप लगा, पैसे की उगाही का आरोप लगा। ये आरोप केसीआर की सरकार पर लगा है। और विपक्ष की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी के साथ यहां उभार करती हुई दिखाई पड़ी थी, लेकिन कांग्रेस भी रेस में आ गई कर्नाटका चुनाव के बाद। और कर्नाटका चुनाव के बाद ऐसे रेस में आई कि आज विपक्षी दलों को यह आरोप लगाना पड़ा। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए आरोप लगाया कि बगल के प्रदेश से, यानी उनका इशारा कर्नाटक पर था, बगल के प्रदेश से इतना पैसा आया है जिसको खर्च किया जा रहा है, कांग्रेस के लोग खर्च कर रहे हैं, बूथ पर खर्च कर रहे हैं और पैसे से बिल्कुल वो तमाम इंटरव्यू हमने दिखाए जो आपने भेजे आज दिन भर, लोगों ने वो तमाम बातें सुनी हैं। और इस सब के बीच अब वोटिंग खत्म हो गई है और इंतजार सुप्रीम एग्जिट पोल के आंकड़े का है जिसके आने में अब 25 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। और इस बीच राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, के शर्मा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और क्विक रिएक्शन दोनों राजनीतिक मेहमानों से, सवाल एक ही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? के शर्मा जी पहले आप आ जाइए। 5 राज्य जहां पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी का स्कोर क्या रहने वाला है 5 में? देखिए रोमाला जी, हम 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये बात मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको कह रहा हूँ। निश्चित तौर से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में हम 5वीं बार अपनी सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से हम फिर से उभर के आए हैं और ये आपके तमाम ओपिनियन पोलों ने भी बताया है कि हम किस तेज़ी से वहाँ पर वापसी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये निश्चित है। और मिजोरम में जहाँ हमारी अलायंस के पार्टनर्स हैं और तेलंगाना में भी, तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल काउंटर नहीं करूंगी क्योंकि मैं इंतजार कर रही हूं। अब महज 22 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है और वो सुप्रीम एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा जो है वो दर्शकों के सामने हम रख देंगे। लेकिन आपने जितनी सादगी से कह दिया 5 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो आलोक शर्मा जी बताएंगे फिर कांग्रेस क्या करने जा रही है? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब तो ईवीएम में, मशीनों में पूरी तरह से वोट बंद हो चुका है। अब तो कम से कम बीजेपी के साथियों को सच बोलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि 4 राज्यों में हमारी पूरी तरह से सरकार आने की उम्मीद है और 5वें में अलायंस के साथ हम सरकार बनाएंगे और बीजेपी इस बार पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाएगी। बीजेपी एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तेलंगाना में पिछली बार एक विधायक था, अब सोच रहे हैं कि वो भी सस्पेंड कर दिया था, अब वहाँ सरकार बना लेंगे।
मिजोरम में वहाँ का सीएम इनके साथ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ सीएम जो है वो स्टेज शेयर करने को तैयार नहीं है, फिर भी कह रहे हैं सरकार बना लेंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में मैं रहा, उसके बाद राजस्थान में रहा, बीजेपी से लोग इस समय पूरी तरह से नाराज हैं। मोदी जी का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका है। तो कमोबेश जनता आप के दोनों मन के से। एक ही जैसे दावे हैं ना, मतलब दोनों पार्टियां पांचों के पांचों राज्यों में अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं, कुछ अपने बूते पर, सहयोगियों के बूते पर, लेकिन दोनों जो हैं वो 5 में से 5 खुद को दे रही हैं। मैं जल्दी से पत्रकारों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे अब एक क्विक रिएक्शन लेती हूं और बताती चलूं आपको, करीब 20 मिनट का इंतजार बाकी है। सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा आपके सामने बस आने ही वाला है। विजय सर से शुरुआत करूंगी। विजय जी, आपका आकलन, 5 राज्य हैं, किसका क्या स्कोर रह सकता है आपकी नजर में? इतना आत्मविश्वास मेरे पास नहीं जितना राजनेताओं के पास होता है कि 5 राज्यों में 10 पार्टियों की 10 सरकारें बनने वाली हैं। कांग्रेस की भी 5 में बनेगी, बीजेपी की भी बनेगी। लेकिन अभी ये समय नहीं है कि आप इसको अनुमान लगाएं कि कौन से राज्य में क्या बनेगी, बहुत साफ होगा। अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से कहा कि धर्म का यदि कार्ड चल गया तो उनकी सरकार नहीं होगी, और मैं वहाँ राजस्थान में देख रहा था कि 93 सीट्स हैं जहाँ पर 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, 75 से, और 80 सीटें मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ट्रायंगल मुकाबला, मैंने पूरा स्टडी उसको किया है, तो 80 सीटें जो हैं ट्रायंगल उसमें फाइट में फंस गई हैं। तो वो किस तरह से उसको पहुँचाएंगी। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रही है कि जो 7 MP भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं वो अभी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिवराज जी की जो ताकत है वो अभी बनाई दिख रही है। और छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है भूपेश बघेल आज भी अभी तक मजबूत दिख रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को लेकर आपका क्या अनुमान है अभी दुबे जी? नहीं, जो विजय भाई ने कहा है, मेरा मानना है कि मोटे तौर पे वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से एक संशोधन करूंगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की इच्छा है मतदाताओं की, और वो नतीजों में दिखाई पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में मतदाता निरंतरता चाहते हैं, और राजस्थान में काफ़ी मुश्किल है ये कहना कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है राजस्थान में, क्योंकि वो एक परंपरा है कि जो एक सरकार हार जाती है तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। रामकृपाल जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि अब कोई भी अनुमान ऐसे मौके पर जब आपका एग्जिट पोल आने जा रहा है, तो जैसे मोटे तौर पर अभय जी कह रहे थे, हम लोग जो ओपिनियन पोल से लेकर के अब तक जो रहे हैं, तो देखना यह है कि एग्जिट पोल में क्या आता है। रही बात इसकी 3 तारीख तक अगर एग्जिट पोल में कोई भी जीतता हारता कुछ भी दिखाई दे, लेकिन जैसा कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अभी अपना दावा कर रहे थे, ये दावा 3 तारीख तक बरकरार रहेगा। बिल्कुल, एग्जिट पोल के आंकड़ों का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही। मुझे लगता है जल्दी से अब राकेश शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां जबरदस्त पकड़ सियासी तौर पर, सियासी खबरों के तौर पर राकेश जी लगते हैं। आपका रिएक्शन सर, कौन आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है, और राजस्थान में कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ी है। जुलाई अगस्त से लेके आप नवंबर तक में देखेंगे, दोनों राज्यों में दोनों सत्ताधारी दल बहुत पीछे थे और बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। इसलिए इन दोनों राज्यों पे अभी कोई भविष्यवाणी करना कठिन है। ठीक है, प्रदीप जी, इन तमाम राज्यों में सबसे आसान प्रेडिक्शन जो है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ के लिए लगाया जा सकता है। शायद छत्तीसगढ़ की सभी पैनलिस्ट भी इस बात को सहमत हैं कि छत्तीसगढ़ में लोग निरंतरता चाहते हैं। लेकिन अगर अन्य राज्यों की भी बात करें तो कहीं आप अभी ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये आगे है और वो पीछे है। और जैसे मध्य प्रदेश में भी एक परिवर्तन की एक इच्छा है, वहाँ उनके जितने भी सांसद और मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं वो भी काफी मुसीबत में थे, चाहे तोमर साहब। बिल्कुल, तो सर बस इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर का इंतजार बाकी रह गया है। उसके बाद आने वाला है सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला नंबर, पहला आंकड़ा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही घड़ी में 5:30 बजेंगे, फौरन आपके सामने एग्जिट पोल का वो आंकड़ा होगा। थोड़ी देर का इंतजार बाकी रह गया है, मतलब थोड़ी देर के अंदर वो एग्जिट पोल का पहला नंबर। मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है सियासी संदेश, छत्तीसगढ़ की राजनीति में कौन छाने वाला है, राजस्थान में किसका राज, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब अब से कुछ ही देर में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने होगा। तो महज मिनटों का इंतजार बाकी, और इसके बाद एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा देखेंगे आप। 5 चुनावी राज्य हैं और 5 चुनावी राज्यों की पूरी सियासी तस्वीर आपके सामने होगी।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग पहले ही हो गई थी। आज तेलंगाना में भी वोटिंग खत्म हो गई है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर्स ने एग्जिट पोल किया है। हर सीट पर सर्वे किया गया है, जिसमें कुल 1,11,000 से ज्यादा वोटर्स से बात की गई है। सर्वे हर राज्य में वोटिंग के बाद किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। सुप्रीम एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त आ गया है परीक्षा के परिणाम का, वक्त आ गया है जनता के जनादेश के सम्मान का, और ऐसे में नतीजों का दिन 3 दिसंबर रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के जरिए आप ये जानेंगे कि आखिरकार 3 दिसंबर सियासी तस्वीर 5 चुनावी राज्यों में क्या रह सकती है, और इसकी खास तैयारी आपके चैनल एबीपी न्यूज ने की है। सबसे पहले ये स्क्रीन देख लीजिए आप, ये ऊपर जो टॉप बैंड आप देख रहे हैं, ऊपर जो टैली चलते हुए आप देख रहे हैं, यहां पर 5 चुनावी राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है 230 विधानसभा सीटों वाला मध्य प्रदेश, भारत का दिल, उसी के आंकड़े यहां ऊपर आप देखेंगे। 230 विधानसभा सीटें, फिलहाल बीजेपी के आगे 0-0, कांग्रेस के आगे 0-0, अदर्स के आगे 0-0 आप देख रहे हैं। और जैसे ही आंकड़ा आना शुरू होगा, नंबर बदलना यहां शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेरे दाईं और बाईं ओर जो बाकी 4 राज्य हैं, उनके आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे, और फिर इसके बीच में जो जगह है वहां पर रीजन वाइज आंकड़े आप समझ सकें, गहराई से जान सकें कि आखिरकार अगर छत्तीसगढ़ में कौन बढ़त बना रहा है तो फिर दक्षिण रीजन में किसकी ज्यादा पकड़ हो रही है, उत्तर रीजन में कौन आगे है। इस तरीके की तमाम डिटेल जानकारियां भी स्क्रीन पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं, राजनीतिक मेहमान, उन्हीं से एक क्विक रिएक्शन। के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ को लेकर आपका आकलन। निश्चित तौर से जिस ढंग से वहाँ पर हमें बढ़त मिल रही है, मैं कह सकता हूँ रोमाना जी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि देखिए वहाँ एक अंडर करंट आप एक समझ सकते हैं, आंकड़ा आने वाला है कि सुप्रीम एग्जिट हमारे पोल पास वहाँ पर कुल 15 सीट है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। और जितने भी अभी तक मैंने ओपिनियन पोल देखे, हमें लोग 40 सीट तक दे रहे हैं। तो मैं ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कितना गुना वृद्धि दिखा रहे हैं आप, 15 से लेके 30, 30 से लेके 45, यानी 40, मतलब 2.5 गुना यदि हम इंप्रूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। ठीक है के शर्मा जी, सिर्फ 2 मिनट का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि महज 2 मिनट के बाद छत्तीसगढ़ का ही वो पहला आंकड़ा, एग्जिट पोल का आंकड़ा जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जल्दी से आलोक शर्मा जी, आपका आकलन छत्तीसगढ़ को लेकर। 60 +-2। इतना कॉन्फिडेंस क्यों? हमारा इंटरनल अपने जो 76 से 60 हो गए। कैंडिडेट्स के अपने अंदाजे हैं और कैंडिडेट्स और वर्कर्स से जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर। ठीक है, एक सवाल और जल्दी से। अच्छा, मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ अब डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी शिरीन तैयार हैं आप तक इस सुप्रीम एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा पहुंचाने के लिए। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। और अब क्योंकि देखिए अब वो 1 मिनट का महज वक्त बचा हुआ है, एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं महज 1 मिनट में। और देखिए मेरे पीछे आप समझ गए होंगे पहला आंकड़ा छत्तीसगढ़ का होगा। पीछे आप ये बस्तर का चित्रकोट फॉल देख रहे हैं। पहचान है छत्तीसगढ़ की, 90 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। नेताओं को आप सुन रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे, अपने नंबर्स भी सामने रख रहे हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल, सुप्रीम एग्जिट पोल उन नंबर्स को सामने रखेगा और ये बताएगा, वो एक अनुमान होगा जिससे नतीजों के दिन यानी कि 3 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसकी पूरी तस्वीर, उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बस अब आपके सामने वो आंकड़ा मैं रखने वाली हूं। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ में किस तरीके से, देखिए हम नंबर्स बताएंगे, वो आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। बेहद दिलचस्प तरीके से आपको ये आंकड़ा बताने के लिए तैयारी पूरी की एबीपी न्यूज ने, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। आपको वो सही तरह से बहुत आराम से समझ आए। और अब जल्दी से आइए आपके सामने मैं आंकड़ा रख देती हूँ छत्तीसगढ़ का। ये आंकड़ा, सबसे पहले बात, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं। 43% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है और कांग्रेस को भी 43% वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर मिलता दिखाई दे रहा है। और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस देखिए बिल्कुल बराबर का मामला। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं।
सीटें यहां देखिए आप, 3 से 7 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां जा सकती हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं और उन 12 सीटों में से यहां बढ़त बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि 5 से 9 सीटें यहां पर दिख रही है कांग्रेस को। हालांकि बीजेपी को 3 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में जा सकता है। तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ 12 सीटें और इन 12 सीटों का वोट परसेंट भी हमने आपको दिखाया कि किसे कितना प्रतिशत वोट मिलता दिखाई दे रहा है और वो सीटों में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी आप ये देखिए। 3 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें यहां पर दिख रही हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में। तो 12 सीटों में से फिलहाल ये अनुमान है रोमाना। तो कांटे का मुकाबला, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का आंकड़ा जो सबसे पहले आपने देखा, सबसे छोटा रीजन है, 12 यहां पर सीटें आती हैं और ऐसे में वोट प्रतिशत के हिसाब से तो बिल्कुल मामला बराबरी का है, 43%। हां, सीटों के मुकाबले में कांग्रेस थोड़ी बढ़त बनाती हुई 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में, बीजेपी 3 से 7 सीटें। लेकिन अगर बात 2018 के कंपैरिजन की जाए तो फिर पिछली बार तो इन 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। ऐसे में क्या लग रहा है, ये कड़ी टक्कर बनती हुई नजर आ रही है। के शर्मा, नहीं, मैं यही तो आपको बोला कि 3 गुना वृद्धि आप दिखा रहे हो। 3 गुना वृद्धि ऐसे नहीं होती है रोमाना जी, जब तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होगा जमीन में, सरकार के प्रति वहां पर जब तक नाराजगी नहीं होगी तब तक ऐसे बढ़त नहीं मिलती वहां पर। मैं इसी को तो कह रहा हूं कि वहां पर इस समय 2013 पर भी नजर डाल लीजिए ना, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें और 2013 जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, इन 12 में से 8 सीटें कांग्रेस के पास जाती रही हैं। ये जो छत्तीसगढ़ वाला दक्षिण वाला इलाका है, ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो बहुत फर्क तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। नहीं, आप नहीं रोमाना जी, मैं आपको बता दूं, अभी ये जो पहले चरण के जो 20 सीटों का चुनाव हुआ है, आप दिखाएंगे जब सरगुजा बेल्ट को तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि ये पूरे सरगुजा से लेके बस्तर तक हमारे पास सिर्फ 1 सीटें थी, 1 सीटें थी हमारे पास टोटल। रुक जाइए, आज अभी आपके आंकड़े दिखा देंगे हम कितनी आप सीधे नॉर्थ पर पहुंच गए, हम अभी साउथ की बात कर रहे हैं। ठीक है। आलोक शर्मा जी, ये पहला रीजन है दक्षिण छत्तीसगढ़ का रीजन, लेकिन 2018 के मुकाबले यहाँ पर लॉस कांग्रेस को होता हुआ, आपका आंकलन आलोक शर्मा? कि मुझे लगता है कि एबीपी सी वोटर सर्वे में भी 5% का प्लस माइनस का आपने एरर लेकर चले हैं आप। अगर उतना एरर आता है तो ये तो हमें मुझे लग रहा है 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं। मेरे पास जो अपना इंटरनल है हमारा है कि 10 से 11 सीटें हमारी आ रही। अरे भाई, एरर तो अंदर है, मैं वो लेके बैठा हूं 5 से 9 एरर के अंदर ही तो 5 से 9 है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट मौजूद हैं, जरा 5 से 9 का आंकड़ा ये एरर पे ही ये तो दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, ये बस्तर रीजन वाला इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस की बढ़िया बढ़त रही है। अच्छा, मुझे स्क्रीन पर देखिए हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी दिख गया मुझे, जो छत्तीसगढ़ जमीन पर घूमकर हर जानकारी और वहां की सियासी नब्ज जनता की वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज वो हमारे ऑफिस में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये दक्षिण छत्तीसगढ़ वाला इलाका, यहां पर तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी उम्मीदवार बना दिया, बघेल सरकार के कई मंत्रियों की साख भी इस इलाके में दांव पर लगी हुई है। क्या खास इस इलाके में, और ये आंकड़ा आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं ज्ञानेंद्र? देखिए रोमाना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ का बस्तर और सरगुजा का जिक्र जो के शर्मा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरगुजा और बस्तर जिस पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया उसी ने सरकार बना लिया। हमारा जो एग्जिट पोल है, हम 3 से 7 सीट हम बीजेपी को दे रहे हैं। दूसरा, इस पूरे इलाके में सर्व आदिवासी समाज की जो उपस्थिति है उससे इंकार नहीं किया जा सकता। रोमाना, आपको याद होगा कई बार मैंने ही आपसे लाइव में ये बातचीत की है कि किस तरह से धर्मांतरण का इशू, कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण का इशू पूरे बस्तर में रहा है और कई ऐसी सीट हैं बस्तर की 12 सीटों में जहां की आम आदमी पार्टी और सर्व आदिवासी समाज ने क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैंडिडेट बना दिया है और ऐसे में जो वोट का बंटवारा है वो कांग्रेस का हो रहा है। इसलिए जो के शर्मा कह रहे हैं कि सरगुजा की 14 सीट और यहां की 12 सीट अगर मिला दें तो 26 सीट में केवल 1 सीट पर काबिज थी
बीजेपी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, सर्व आदिवासी समाज और जनता पार्टी, जोगी की जनता कांग्रेस की पार्टी, ये जो अलग अलग चुनाव लड़े हैं, इसका बहुत नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ठीक है, मैं बस दर्शकों को जरा सा क्लियर कर दूं कि ये अलग अलग रीजन है, दो, बस्तर रीजन और सरगुजा रीजन, और इनके नाम एक साथ इसलिए यहां पर मेहमान भी ले रहे हैं, हमारे सहयोगी भी ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एसटी बहुल इलाके माने जाते हैं। फिलहाल जो हमने आंकड़ा दिखाया है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर वाले रीजन जो है उसका भी आंकड़ा खुला है। सरगुजा वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ छत्तीसगढ़ में अभी आंकड़ा खुलेगा। शुक्ला जी, यानी जी ने बहुत अच्छा बताया वहाँ क्षेत्रीय दलों का, लेकिन इसके साथ जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है उसके अपने लोग नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, 5 सीटों पे कांग्रेस को उसके बागी ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो सीटें हैं जहां परंपरागत तरीके से कांग्रेस जीतती रही है। कुछ जगहों पर इन्होंने प्रत्याशी बदल दिए, कुछ जगहों पर बगावत है। इसके अलावा सबसे ज्यादा टिकट काटे गए अगर किसी चुनावी राज्य में कांग्रेस की तरफ से तो वो छत्तीसगढ़ में जी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भले ही नहीं जीत पाती, लेकिन कांग्रेस को हराने के लिए उसके पास पर्याप्त ताकत है। और बस्तर दक्षिण में आप कम्युनिस्ट पार्टियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनका भी एक अपना पॉकेट है। तो ये सारा जो सिम्टम है, यही जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए कि ये जो आदिवासी इलाकों की चर्चा हो रही है, उसमें ये माना जा रहा है कि चर्चा में कि कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पर वहाँ एक मुद्दा ये भी रहा है कि जो आदिवासी समाज से कुछ एक जातियाँ ऐसी थी जिनको ओबीसी में डाल दिया, उनके अंदर एक बहुत नाराज़गी थी। जब मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वो नाराज़गी मैंने लोगों के बीच देखी। लेकिन इसको अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार शहरों और सेमी अर्बन इलाकों में अपनी बढ़त बनाई है। उसका कारण है महिलाओं, किसान और क्या कहते हैं एमएसपी, चावल का जो सवाल है वो अंदर तक लेके कांग्रेस गई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि उस तरह की इन फाइटिंग तो बीजेपी के अंदर भी थी, कांग्रेस के अंदर भी थी, लेकिन वो कांग्रेस वहाँ पर फिर भी मुझे ये लगता है कि वो भाजपा की तुलना में ज्यादा मजबूती से वहाँ खड़ी है। ठीक है, तो ये दक्षिण छत्तीसगढ़ का रीजन जिसमें कुल 12 सीटें और 12 सीटों का जो अभी नंबर खुला है वो आप आंकड़ा देख रहे हैं यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं नेशनल एक्सपर्ट्स का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से, क्योंकि अब पिटारा खुल चुका है, ये सुप्रीम एग्जिट पोल का आंकड़ा अब रुकेगा नहीं, एक के बाद एक आंकड़े आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शिरीन के पास जो तैयार हैं अगले रीजन के आंकड़े के साथ। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, और अगले रीजन के आंकड़े भी अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। ये अनुमान बताएंगे कि एग्जिट पोल आंकड़े जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। देखिए, एक रीजन की बात हमने छत्तीसगढ़ के कर ली, अब बात होगी यहाँ पर नॉर्थ रीजन की, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी रोमाना। नॉर्थ रीजन के आंकड़े 14 सीटें हैं और 14 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं कि किसके खाते में कितना वोट शेयर सबसे पहले देख लेते हैं। 44% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटों में से, और 42% वोट शेयर कांग्रेस को जाता दिख रहा है और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। यह उत्तर छत्तीसगढ़ की बात है। उत्तर छत्तीसगढ़ जहां पर 14 सीटें हैं कुल मिलाकर, और इसके साथ ही यहां आप देखिए ये वोट शेयर किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन्हें जरा सीटों में कन्वर्ट करें तो देखिए मुकाबला कांटे का साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और यही 5 से 9 सीटें कांग्रेस के भी खाते में जाती दिख रही हैं, और 0 से 1 का जो ये नंबर है, जो आंकड़ा है, वो अन्य को मिल सकता है। तो 14 सीटें उत्तर छत्तीसगढ़ की, और इन 14 सीटों का देखिए जो ये नतीजा एक तरीके से एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, वो कांटे की टक्कर साफ दिखाई दे रहा है। नेट टू नेट फाइट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 5 से 9 सीटें यहां पर बीजेपी को भी दिखाई दे रही हैं और 5 से 9 सीटें ही यहां पर जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जा रहा है। तो उत्तर छत्तीसगढ़ के 14 सीटों की तस्वीर ये है रोमाना। तो अभी इस तस्वीर को देखकर तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल, इसलिए क्योंकि यहां पर वोट प्रतिशत में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के मुकाबले बाजी बीजेपी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जहां 42% वोट शेयर, वहीं नॉर्थ छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ में बीजेपी वोट शेयर के मामले में 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और सीटों के लिहाज से दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, फिलहाल बिल्कुल बराबरी पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। 5 से 9 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है, 5 से 9 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। मतलब
क्या माना जाए आलोक शर्मा जी, जितनी आसान राह कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मान रही थी उतनी नहीं नजर आ रही? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक के 2 आंकड़े जो आए हैं एबीपी न्यूज़ के, उसमें क्लियर चीज़ हो गई है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर नहीं है। जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो 5-6% का वोट डिफरेंस लाजमी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से वोट परसेंटेज लगभग बराबर है दोनों का, तो कहीं ना कहीं वोट डिवीज़न कितना होगा ये अब समय बताएगा। 3 तारीख को जब ईवीएम की मशीन खुलेंगी। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं, 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है वोट शेयर के मामले में, और ये वो रीजन है सर जहां पिछली बार 2018 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ था, खाता भी नहीं खुला था। 14 की 14 सीटें आप लोगों ने जीती थी। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी एग्जिट पोल हैं और एग्जिट पोल में भी अभी ±5% वोट का अगर परसेंटेज का अगर हम लेकर चलें, 14% जो अन्य को दिखा रहे हैं, मुझे इसके ऊपर पूरा डाउट है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। और मुझे लगता है केके शर्मा साहब तो बहुत ही खुश होंगे इन आंकड़ों को देखकर। केके शर्मा जी, साउथ के बाद नॉर्थ, उम्मीद बढ़ती हुई छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए? नहीं खुश नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही कहा, आलोक जी किसी ख्वाब में बैठे तो मैं क्या करूं उसके लिए। इन्होंने ये बता रहे डिफरेंस, अरे भाई ये 5 से 9 जो है ये एरर के साथ ही तो दिखा रहे हैं हम, 5% के। और मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि जहां हमारे पास 1 सीट थी, मैं कह रहा हूं कि चलो अभी ये कह रहे हैं कि दोनों के वोट परसेंटेज बराबर है, आप सीट भी बराबर कर लो, तो 26 में कितने हुए? 13 दूनी 26, तो 12 सीट की बढ़त है साहब हमारे पास। आप कहां लगे? मैं यही तो कह रहा हूं रोमाना जी, यदि सरकार के विरुद्ध यदि वहां पर नाराजगी नहीं होती तो ये इस तरह से हमें बढ़त नहीं मिल सकती है। ये कोई भी चीज समझा देगा। आप खुश हैं देखकर किस तरीके से एडवांटेज वोट शेयर के मामले में बीजेपी को यहां पर मिल रहा है, और कांग्रेस ये कह रही है कि साहब एग्जिट पोल में ये जो आंकड़ा परसेंटेज वाला अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस रूप में बीजेपी और कांग्रेस अभी तक के इस आंकड़े को इंटरप्रेट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाला इलाका, उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटें, और जैसा कि मैंने बताया 2018 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, 14 की 14 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सरगुजा के राजा टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम इसी इलाके से आते हैं, और बीजेपी ने यहां से सांसद रेणुका सिंह को भी चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में इस इलाके की और क्या खासियत है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी बारीकियां बताएंगे इस इलाके की। ज्ञानेंद्र। रोमाना, बहुत धीरे से आप आ जाती हैं मेरे पास, वैसे तो पूरे एनर्जी में रहती हैं आप, जैसे ही कहती हैं ज्ञानेंद्र बताएंगे तो आप बहुत स्लो हो जाती हैं भाई, उतने ही उत्साह के साथ आया कीजिए। पास कर देती हूं ना आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खासियत क्या है। खासियत छत्तीसगढ़ में इस इलाके की यही है कि यहां से अंतिम लास्ट में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वही उप मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं नतीजों के पहले कि मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो औचित्य नहीं है चुनाव लड़ने का। ये पूरे 5 साल चला है रोमाना इस इलाके में। और बृहस्पति सिंह वो विधायक हैं जो कहते हैं कि टीएस सिंहदेव, मतलब उनके ही सरकार में जो मंत्री हैं उनसे जान का खतरा है। जीतने वाले कैंडिडेटों का टिकट काट दिया गया। रेणुका सिंह, जो आपने बताया बिल्कुल सही कि केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया चुनावी मैदान में, और यह कहा गया कि यह भी एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। तो उस पूरे इलाके में वो इलाका पूरा छोड़ दिया गया कि भाई टीएस सिंहदेव आप जानिए और आप अपने पसंद के उम्मीदवारों को वहां उतारिए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात रोमाना मैं ये कहूंगा कि टीएस सिंहदेव खुद ये कह चुके हैं कुछ मंचों पर और कुछ जगहों पर कि भाई इस बार तो चुनाव में बहुत टक्कर है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी सीट भी फंसी है। तो जब उस इलाके के कद्दावर नेता ये कहे रोमाना, तो आप समझिए कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमारे इसलिए बहुत सटीक बैठेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं नतीजों के दिन कि सरगुजा में बहुत कांटे की टक्कर है। जहां 14 की 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, वहां मुकाबला बहुत रोचक है, और इसलिए जो आंकड़े हैं ये बराबरी के दिखाई दे रहे हैं रोमाना। बिल्कुल, बस इंतजार कीजिए। अगला रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, जहां से 64 विधानसभा सीटें आती हैं, और जिस रीजन के लिए कहा जाता है कि यही वो रीजन है जहां से तय होता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन आने वाला है, उसका आंकड़ा खुलने वाला है। और इस बीच जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, जो नेशनल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं का रुख करते हैं। विजय जी, ये जो दोनों आपने रीजन दिखाए हैं, नॉर्थ और साउथ का, उससे साफ लग रहा है कि अब जो आप अगला रीजन भी दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नेक एंड नेक फाइट पर आ जाएगी। सवाल ये, यदि ये आप एग्जिट पोल के आइडिया भारतीय जनता पार्टी को केके शर्मा साहब को पहले दिखा देते तो वो शायद ज़्यादा मेहनत कर लेते। पार्टी ने तो इस स्टेट को ही छोड़ दिया था।
डॉक्टर रमन सिंह जो सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं उनको साइडलाइन कर दिया था और पार्टी ने मोटे तौर पर, आज भले ही मना कर सकते हो शर्मा साहब, लेकिन उस स्टेट को छोड़ दिया था कि छत्तीसगढ़ उनके पास नहीं आने वाली है। लेकिन दो फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ आ रही है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ एग्जिट पोल में कि एग्जिट पोल जो आपके हैं वो नतीजे बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि सरकार कौन बनाएगा। ठीक है, देखिए हुआ खेल, क्या वापस आएंगे बघेल? अब ये सबसे बड़ा सवाल यहां से और बड़ा होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दो रीजन, उत्तर रीजन और दक्षिण रीजन, वहां के तो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, साथ ही वो मध्य रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है और वही रीजन तय करता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन पहुंच रहा है। वहां पर अभी आप देख रहे हैं 0-0-0-0, मतलब सारा का सारा सस्पेंस जो है वो इन्हीं आंकड़ों से साफ होने वाला है। लेकिन उससे पहले धड़कनें बढ़ गई हैं। अभय जी देखिए, मैं थोड़ा जिज्ञासु हो गया हूँ, धड़कनें तो मेरी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उससे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ज्ञानेंद्र जी और दूसरे अपने साथी मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं जी कि वहां पर पहला जो आपने क्षेत्र दिखाया उसमें दोनों के वोट बराबर बराबर हैं, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा दी गई। ये किस आधार पर हुआ है? इसका जिन्होंने एग्जिट पोल किया है उन्हें थोड़ा बहुत हम लोगों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ठीक है, या जो ज्यादा गहराई में उतरे हुए हैं वो उन्हें करनी चाहिए। दूसरे में भाजपा को ज्यादा वोट हैं, हाँ। लेकिन सीटें दोनों को बराबर बराबर मिल रही हैं। हाँ जी। तो इस लिहाज से ये चीज जो है वो पहली नजर में समझ में नहीं आती। ठीक है, और अभी पत्ते खोलने के लिए आप आगे कुछ अंदाजा लगाने के लिए तैयार नहीं है अभी ये दो रीजन्स को देखकर, है ना? नहीं, ये दो रीजन को देख के कैसे अंदाजा लगाया सकता है? ठीक है, रामकृपाल जी। रोमाना जी, दोनों को मैंने देखा। हाँ जी, मेरा सवाल वही है सर, नहीं, खेल हो गया या बघेल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ। जैसा विजय जी कह रहे थे कि जो स्टेट बिल्कुल बीजेपी छोड़ चुकी थी, जहां ये माना जा रहा था, वहां के जो दो अभी नतीजे 26 सीटें आपने दिखाई हैं और 26 इन सीटों में अगर हम मान लें जो साहब दिखा रही हैं, ओवरऑल वोट परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा है, हो गया। क्योंकि पहले फेज में 43 है और दूसरे में 42 और 44 का है। तो वोट परसेंट जो पार्टी ज्यादा पा रही है, सीटों में जो पार्टी पिछली बार सिर्फ 26 में एक सीट थी, वो पार्टी अगर बराबरी से भी थोड़ा ऊपर है, अगर जो परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। 26 सीटें को जिसकी बात हो रही है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में सरप्राइज है कि जिसको ओपिनियन पोल से लेकर के आज तक सब मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का 100% है, अगर वहां से ये नतीजे आ रहे हैं और ये अगर एग्जैक्ट पोल के थोड़े से भी करीब हुए, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। बिल्कुल। और आलोक जी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा शॉक ऐसा तो नहीं कहीं छत्तीसगढ़ से ही लगने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है रोमाना जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ग्राउंड पर भी रहा हूं, अभी तमाम आकलन है और वोट डिवीजन का केवल फायदा बीजेपी को हो सकता है आपके इन तमाम आंकड़ों में नजर आ रहा है। सर, ये दो रीजन है, देखिए दक्षिण रीजन पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और वहां पर भी बीजेपी पूरा जबरदस्त तरीके से काउंटर करती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है इस आंकड़े के मुताबिक। और इसी तरीके से जो नॉर्थ रीजन है, अंबिकापुर वाला रीजन, टीएस सिंहदेव की पकड़ वाला रीजन, और वहां पर तो वोट शेयर में बीजेपी और बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सर आलोक जी देखिए, लेकिन अन्य का जो 14% का वोट बैंक है, अन्य का जो 14% का वोट बैंक है वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है कि 14% अन्य को वोट चला जाएगा। ना सपा है ना बसपा है, कोई भी इस तरह की पार्टी नहीं है कि जो पूरे तमाम सीटों के ऊपर अपना प्रभाव रख के और 14% वोट तक लेकर चली जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से वहीं पर एक जगह टिके हुए हैं और हमारी 2/3 की बहुमत की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शर्मा जी अपनी जवाब दे दें, उसके बाद अभय जी आ रही हूं आपके पास। शर्मा जी आइए। नहीं, देखिए आलोक जी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको वहां की स्थिति सच्चाई बताता हूं। बिल्कुल सही ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि बस्तर के अंदर जिस ढंग से धर्मांतरण का इशू था और जिस ढंग से आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, केवल जो टीवी में भूपेश बघेल का जो विज्ञापन था, विज्ञापन से जमीन नहीं, जनता प्रभावित नहीं होती है रोमाना जी। आप लाखों करोड़ों रुपया फूंक दीजिए विज्ञापन में, जमीन में क्या है? जमीन में तो आप गोधन के मामले पे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो आपने महादेव ऐप का भ्रष्टाचार किया, नकली शराब लोगों को पिलाया, ये सब वहां की जनता देख रही थी और उनको पता था। मैं इसी बात को शुरू से कह रहा हूं कि एक अंडर करंट वहां पर था,
अंडरकरेंट सरकार हिंदुत्व के मुद्दे का था। हिंदुत्व मैं कहता हूं सरकार के विरुद्ध इतनी भयंकर नाराजगी जमीन पे थे जिसको पकड़ के टीवी स्टूडियो में बैठ के राजनीतिक पंडित नहीं समझ सकते, जो जमीन पे होंगे वही समझ सकते थे कि जो जाकर वहां देखे हो। और मैं अब तो स्वयं वहां का प्रवास कर चुका हूं, मैं बता सकता था कि जमीन में किस तरह का वहां पर नाराजगी थी। त्रिवेदी जी जरूर कह रहे थे कि हमने दोबारा से जरा ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं ना। आप लोगों ने जिक्र भी किया है ज्ञानेंद्र का, और ज्ञानेंद्र जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत को सबसे करीब से देखते और समझते आए हैं। ज्ञानेंद्र। रोमाना, बस मैं एक बात करेक्ट करना चाह रहा था कि राम कृपाल जी और विजय जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये मान लिया था कि छत्तीसगढ़ हमारे हाथ से निकल चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी की है और माइक्रो मैनेजमेंट में बीजेपी ने काम किया है। अब ये बताइए, अगर सरकार 1.5 साल के दौरान ही 3 बड़े छापे पड़ जाएं, मुख्यमंत्री के सारे रणनीतिकार जेल में चले जाएं, ये तैयारी ही है चुनाव का, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की ओर से जो संगठन का काम कर रहे हो और संगठन का काम करने वाले लोग संगठन में गायब हैं, चुनाव कौन लड़वा रहा है? केवल मोदी ब्रांड के सामने एक ही ब्रांड था, वो भूपेश बघेल काका का ब्रांड था। काका कितना लड़ेंगे? टीएस सिंहदेव को ऐसा फंसा दिया गया कि वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में प्रचार करने नहीं गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वाले कौन से स्टार प्रचारक थे? कितने बार कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट चले गए छत्तीसगढ़। तो बीजेपी के मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचते रहे। 200 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई। सवाल तो ये है बीजेपी कि ने एक छोड़ा तरफ नहीं से था बीजेपी का पूरा केंद्रीय अमला और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से बघेल मॉडल, क्या पूरा का पूरा भार जो बघेल के कंधों पर आया उसी की वजह से ये मामला सिरे चढ़ता हुआ कांग्रेस के लिए नजर नहीं आ रहा है? अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो मध्य रीजन है, सबसे बड़ा रीजन, 64 सीटों वाला, वहां का नंबर आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से अभय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर शुक्ला जी आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले वोट ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीटों का कन्वर्जन कांग्रेस का ज्यादा है। ये आपके एग्जिट पोल से ही निकल के आ रहा है, और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आगे आप आंकड़े दिखाएंगी, उसमें मैं देखना चाहता हूं ये झलकता है या नहीं झलकता है। ठीक है, अभी इन 2 रीजन्स में ये नजर आ रहा है। शुक्ला जी वैसा ही चलेगा। ठीक है, शुक्ला जी। देखिए, विज्ञानंद बहुत सही बात बोले कि चुनाव का सारा भार जो है भूपेश बघेल अपने कंधे पे लेके चले। यदि यही भार वो बांट देते और टी सिंहदेव को भी साझे में ले लेते, तो मुझे लगता है जो तस्वीर सामने आ रही है आपके उत्तर बस्तर की, उस तस्वीर में बदलाव होता। क्योंकि पिछली बार टी सिंहदेव वहां बहुत चुस्त थे और उस चुस्ती के कारण ही पूरी सीटों पे उन्होंने कांग्रेस को जितवाया, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेहनत करने के बाद भी वहां जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार वो सुस्त थे, और सुस्ती का कारण था कि सरगुजा के लोग भी चाह रहे थे कि टी सिंहदेव उनके यहाँ का मुख्यमंत्री बने। और मुझे लगता है ज्ञानेंद्र ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि जब मुख्यमंत्री 18 चुनाव के बाद एक फार्मूला तय हुआ था 2.5 साल का, लेकिन 2.5 साल का दिन नज़दीक आते आते भूपेश बघेल जी ने जो पासा चला, उसके चलते वो फार्मूला से बाहर होना पड़ा केंद्रीय नेतृत्व को, और टी सिंहदेव उसी से नाराज हुए, और वो नाराजगी आज तक दूर नहीं हुई है, जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी को, आलोक जी, उत्तर छत्तीसगढ़ में खास तौर से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है ईडी, सीबीआई, महादेव ऐप, तमाम तरह के भ्रम फैलाने के बाद भी बीजेपी वहां पर बुरी तरह हारी, क्योंकि जनता ने बहुत चिंतन और मनन के साथ वोट डाला है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, 2/3 बहुमत के बाद ही हम पूरी सरकार बनाएंगे। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब वहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था, ये तो ना तो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर पाए। रमन सिंह जी कहाँ थे पिछले 5 साल तक? कोई एक विपक्ष की स्टेटमेंट बता दीजिए। बस्तर में और तमाम जो नक्सलाइट एरिया था उसमें नक्सलिज्म कितना कम हुआ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आज तक, अभी तक ना मोदी जी ना उनके तमाम सिपले सलाहकार एक बात नहीं बोलते कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। किसान ने भरपूर वोट दिया है, ठीक है। 2 रुपए किलो गोबर खरीद के सर, दावों के दंगल पर विराम लगाते हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर सस्पेंस खत्म करते हैं, क्योंकि अब वक्त हो गया है सुप्रीम एग्जिट पोल के छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा रीजन, मध्य छत्तीसगढ़ का रीजन, 64 विधानसभा सीटों वाला रीजन, उसका सबसे बड़ा आंकड़ा जानने का। सीधे डेटा सेंटर आपको लेकर चलेंगे शिरीन के पास।
बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा, ये सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सवाल यहाँ पर 64 सीटों का है। 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और सेंट्रल रीजन, मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का। तो जल्दी से आंकड़े भी आप रख देते हैं। 64 सीटों का आंकड़ा क्या है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंट जाता है, ये आप देखिए। आंकड़े 64 सीटों के 40% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में और 16% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। सेंट्रल रीजन 64 सीटें और 64 सीटों की वोट परसेंटेज के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से ये तस्वीर हमने अपने दर्शकों के सामने रखी है। अब जरा देखिए कि ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, तो वो आंकड़ा भी सामने। और 28 से 32 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं, 31 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि 2 सीटें, 0 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बढ़त इस रीजन में कौन बना रहा है, वो कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। 31 से 35 सीटें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में 64 सीटों में से मिल सकती हैं। लेकिन अब बारी है फाइनल आंकड़ा की, यानी कि वो फाइनल आंकड़ा क्या है छत्तीसगढ़ का। 90 सीटों में से वोट परसेंटेज देखिए आप, वोट शेयर 41% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है, 43% वोट शेयर कांग्रेस को और 16% अन्य के खाते में जा सकता है। तो 90 सीटों में से 43%, सबसे ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात सीटों की कर लें तो यहाँ पर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को और 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो 90 सीटों की पूरी पिक्चर अब छत्तीसगढ़ की जो है वो दर्शकों के सामने, ये फाइनल आंकड़ा हमने रख दिया है रोमाना। 36 से 48 सीटें बीजेपी, लेकिन बढ़त बनाते हुए 41 से 53 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। और अब रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश का। शुक्रिया शिरीन। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, कांग्रेस साफ तौर पर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी भी बहुत पीछे है नहीं, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर साफ साफ नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां पर बढ़त। आलोक शर्मा जी खुश होंगे बहुत अभी आप। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर सी वोटर हमें बढ़त दिखा रहा है और 16%, 15% का अभी भी अन्य को दिखा रहा है, हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप 3 तारीख तक का इंतजार कीजिए। हम छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं आलोक जी, ये जो वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर इस सर्वे को हम देखें तो आपका वोट प्रतिशत लगभग वही नजर आ रहा है पिछली बार की तरह, 43% पर आप लोग टिके हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई, 33% पिछली बार उन्हें वोट मिला था और इस बार 41% के आसपास इस सर्वे के मुताबिक वो नजर आ रहे हैं। देखिए, 4% का अगर मध्य रीजन में वोट गैप अभी भी है 40 और 44 का, अखिलेश जी हम और आप भी बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं, 4% के वोट गैप के बाद क्लीन स्वीप हो जाता है। 4% का वोट गैप कम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सी वोटर के और तमाम उसमें एरर्स भी पाए गए हैं। मुझे याद है 2019 में हरियाणा में इसी सी वोटर ने एबीपी न्यूज़ पर 90 में से 83 सीटें, 83 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को दी थी, आई थी 40। इसी तरह का कुछ यहाँ भी होगा, आप देखिएगा। 2/3 बहुमत के साथ के शर्मा जी आप सुन रहे हैं, 2/3 बहुमत की आस अभी भी कांग्रेस को है। आलोक शर्मा जी को आपने सुना? नहीं, वो आसाम में तो पूरी जिंदगी रहे हैं, अभी पिछले कई सालों से तो आसाम पे जी रहे हैं ना। लेकिन हो क्या रहा है, जमीनी हकीकत अलग है। जमीनी हकीकत में मैंने पहले ही कहा अखिलेश जी कि यदि वहाँ पर ये ट्रेंड है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 गुना बढ़त कर रही है पिछले से बार से, तो ये बढ़त ऐसी नहीं है कि ये जाकर यदि दुर्ग में यदि सरगुजा में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो बस्तर में नहीं होगा, बस्तर में है तो दुर्ग में नहीं होगा, दुर्ग में है तो बिलासपुर में नहीं होगा। एंटी इनकम्बेंसी जब फैक्टर क्रिएट होता है तो वो पूरे प्रदेश में होता है। इसीलिए मैं कहा कि ये जो आप बढ़त देख रहे हैं, ये बढ़त कहां तक जाके रुकेगी इसकी अभी कोई सीमा तय नहीं कर सकता। दिशा हमें जरूर ये दिखाता है। ठीक है, समझ गया आपकी बात। मतलब ये बढ़त कहां तक चली जाएगी आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं। आलोक शर्मा जी 2/3 बहुमत की अभी भी आस लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल इस सर्वे पर ये बात कर रहा हूं। नहीं, सुनिए जल्दी से शर्मा जी, के शर्मा जी। अखिलेश जी सुनिए, आप ही दिखा रहे हैं कि हम 15 सीटों से 48 सीटों तक जा रहे हैं।
तो 45 नहीं, का ही तो आपने बहुमत ऊपर है। वाला नंबर चूज कर लिया। मैं यदि 36 कहता भी हूं है कि यदि वैसे, यही ट्रेंड क्रिएट हो रहा है 36 से 48 है, 36 से 48। खैर, इस पर आगे नहीं, हम तो बात आप- करेंगे। एक मिनट